नमस्कार। अगर भूगोल की परीक्षा की तैयारी चल रही है तो अक्सर ये सवाल मन में आता है कि भाई किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दे। तो इस विश्लेषण में हम क्लास 12 भूगोल के उन 10 सबसे जरूरी सवालों को समझने वाले हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और हाँ, इन्हें इस तरह से समझेंगे कि ये दिमाग में एकदम बैठ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सफर शुरू करेंगे प्रकृति और इंसान के रिश्ते की उस सदियों पुरानी बहस से, और वहां से होते हुए जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और आखिर में भारत के अपने चैलेंजेस तक पहुंचेंगे। देखिए, बात सिर्फ सवालों के जवाब रटने की नहीं है। बात है ये समझने की कि हमारी दुनिया असल में काम कैसे करती है। तो सबसे पहले भूगोल का एक सबसे बुनियादी और पुराना सवाल, कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या हमारा पर्यावरण हमारी किस्मत तय करता है, या फिर हम इंसानों में इतनी ताकत है कि हम अपनी दुनिया खुद बना सकें? ये पूरी बहस जो है ना, वो 3 बड़े आइडियाज में बटी हुई है। तो ये हैं वो 3 फिलॉसफीज। एक है निश्चयवाद, जो कहता है कि भाई नेचर ही बॉस है, वही सब कंट्रोल करती है। दूसरा है संभववाद, जो कहता है नहीं, नेचर तो हमें सिर्फ मौके देती है, चुनना तो हमें है। लेकिन इन दोनों के बीच में आता है सबसे बैलेंस्ड नजरिया, नव निश्चयवाद। इसे रुको और जाओ भी कहते हैं। मतलब बिल्कुल एक ट्रैफिक लाइट की तरह, आप आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के संकेतों का, उसके सिग्नल्स का सम्मान करते हुए। ठीक है, तो जब हमने प्रकृति और इंसान के इस रिश्ते को समझ लिया, तो अब बात करते हैं सीधे सीधे लोगों की। आखिर आबादी कैसे बढ़ती है और लोग एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते ही क्यों हैं? और आप देखेंगे ये सब भी कहीं ना कहीं उसी पहली बहस से जुड़ा हुआ है। अगर भारत की जनसंख्या बढ़ने की कहानी को देखें तो इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। एक, जन्म दर का ज्यादा होना। दूसरा, बेहतर हेल्थ केयर की वजह से मृत्यु दर का कम हो जाना। और तीसरा है प्रवास, यानी लोगों का मौकों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना। बस यही 3 चीजें मिलकर भारत की आबादी की पूरी कहानी कहती हैं। अच्छा, ये जो प्रवास है ना, इसके पीछे की ताकतों को 2 तरह के चुंबकों की तरह सोचिए। एक तरफ है पुश फैक्टर्स, या धक्का देने वाले कारण, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, जो लोगों को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर करते हैं। और दूसरी तरफ है पुल फैक्टर्स, या खींचने वाले कारण, जैसे बेहतर नौकरी, अच्छी पढ़ाई लिखाई, जो किसी चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। और यही वो ताकतवर खींचतान है जो हमारे देश के नक्शे को लगातार बदल रही है। तो ठीक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वे जाते कहाँ हैं और वहां जाकर करते क्या हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं इकोनॉमी के ब्लूप्रिंट पर। मतलब हम सब मिलके काम कैसे करते हैं, व्यापार कैसे करते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं। तो किसी देश की तरक्की को कैसे मापा जाए? क्या सिर्फ पैसे से? जी नहीं। इसके लिए एक बेहतर तरीका है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI। ये हमें पूरी तस्वीर दिखाता है, क्योंकि ये सिर्फ कमाई नहीं देखता, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा को भी बराबरी का महत्व देता है। मतलब ये लोगों के विकास की बात है, सिर्फ मुनाफे की नहीं। तो ये जो HDI है, ये 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, हेल्थ, यानी एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी। दूसरा, एजुकेशन, यानी ज्ञान तक सबकी पहुंच। और तीसरा, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसे प्रति व्यक्ति आय से मापते हैं। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, सच में इंसानी विकास हो रहा है। चलिए, विकास को मापने के बाद अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ पर वॉन थ्यूनेन का मॉडल समझना बहुत जरूरी है। ये एक क्लासिक थ्योरी है जो बताती है कि किसी शहर के चारों ओर खेती किस पैटर्न में होती है। और ये पूरा मॉडल सिर्फ एक चीज पर टिका है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। जरा कल्पना कीजिए, बीच में एक बड़ा सा शहर है। अब वॉन थ्यूनेन ने बताया कि इस शहर के चारों तरफ खेती गोल छल्लों यानी रिंग्स में होगी। जो सबसे अंदर वाला रिंग है, शहर के बिल्कुल पास, वहां दूध और सब्जियों जैसी चीजें उगाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये जल्दी खराब होती हैं और इन्हें फटाफट बाजार पहुंचाना होता है। और जैसे जैसे आप शहर से दूर जाते जाएंगे, आपको अनाज जैसी फसलें मिलेंगी जो लंबे समय तक टिक सकती हैं। ये सब बस दूरी और मुनाफे का खेल है। और देखिए, जो लॉजिक खेतों पर लागू होता है ना, वही कारखानों पर भी लगता है। कोई भी इंडस्ट्री कहीं भी ऐसे ही नहीं लग जाती। ये एक बहुत सोचा समझा फैसला होता है। क्या वहाँ कच्चा माल आसानी से मिलेगा? क्या काम करने के लिए सस्ते और स्किल्ड लोग हैं? और सबसे जरूरी, क्या बाजार पास में है? इन सब सवालों के जवाब ही तय करते हैं कि फैक्ट्री कहाँ लगेगी। और फिर आता है हमारा तीसरा सेक्टर, सर्विस सेक्टर।
यानी बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ये सब। इसे आप अर्थव्यवस्था का गोंद समझ सकते हैं। यही वो सेक्टर है जो खेती यानी प्राइमरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी सेक्टर को आपस में जोड़ कर रखता है। और आज के दौर में सबसे ज्यादा नौकरियां भी यहीं से निकलती हैं। तो अब तक हमने बात की ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स की। चलिए अब इन सभी आइडियाज को भारत के संदर्भ में देखते हैं कि ये सब हमारी जमीनी हकीकत में, हमारे चैलेंजेस में कैसे नजर आते हैं। याद है हमने पुल फैक्टर्स की बात की थी? बस वही भारत में जबरदस्त शहरीकरण की वजह बन रहे हैं। लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं और जैसा कि साफ है, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ शहरों में भीड़, ट्रैफिक और पोल्यूशन जैसी बड़ी मुश्किलें भी खड़ी हो जाती हैं। तो एक तरफ शहर तो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण भारत में खेती किसानी आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। कभी बेमौसम बारिश या सूखे की मार, तो कभी छोटी छोटी जमीनें और पुरानी तकनीक, और इन सब के ऊपर किसानों पर लागत का बढ़ता बोझ। ये एक मुश्किल तस्वीर है। और शायद इन सभी चुनौतियों में जो सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती है, वो है पानी की। देखिए, पानी का संकट 3 तरफा है। पहला, पानी की कमी, मतलब जितना चाहिए उतना है ही नहीं। दूसरा, प्रदूषण, जो पानी है भी वो गंदा होता जा रहा है। और तीसरा, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। हम जमीन के नीचे का पानी भी बहुत तेजी से खत्म करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है। समाधान हमारे सामने है, और ये समाधान 3 आसान स्टेप्स पर आधारित है। पहला, हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को जहां गिरे वहीं जमा करना। दूसरा, कंजर्वेशन, यानी पानी को किफायत से इस्तेमाल करना, बर्बाद होने से बचाना। और तीसरा, मैनेजमेंट, यानी अपने जल संसाधनों जैसे नदियां, तालाब, इन सब का बेहतर प्रबंधन करना।